नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आजकल सीसैट को लेकर के बड़ी टेंशन होती है बहुत सारे लोगों को कि इसे कैसे तैयार करें। और वाकई जिस तरह से पैटर्न बदल रहा है, सीसैट क्वालिफाई करना इस समय बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। लेकिन एक बात आपको पता होनी चाहिए। क्या? आपको ये पता होना चाहिए कि सीसैट में वैसे तो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से लगभग हर साल प्रश्न आते हैं। हर साल अगर आपको पता चल जाए कि सिर्फ इतना ही टॉपिक हम पढ़ लें तो आराम से निकल जाएगा, आसानी से कर लेंगे, 1 महीना के अंदर तैयार कर लेंगे बहुत अच्छे से। और वैसे भी एक बात मैं बता दूं कि ये जो पेपर है क्वालिफाई करना है, इसमें रैंकिंग नहीं लानी, ठीक है। इसके पहले एक वीडियो मैंने आज ही बनाया था स्ट्रेटजी को लेकर कि कौन सी स्ट्रेटजी अगर आप अपनाएं ये सीसेट को लेकर तो बहुत आसानी से इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और आगे बढ़ने से पहले एक और ज़रूरी बात, सीसेट तो सिर्फ क्वालिफाई करना है, लेकिन जिसके आधार पर आपको प्री क्वालिफाई करना है, आप मेंस में जाएंगे, मेंस लिखेंगे, वो है आपका जीएस पेपर फर्स्ट। और उसके लिए हम 300 टॉपिक सेलेक्ट करके चल रहे हैं इस साल के लिए, 2022 के लिए टॉप 300 की सीरीज़ चल रही है यूट्यूब पर। उसकी पीडीएफ लगभग कंप्लीट हो चुकी है, मैंने दे दिया है क्योंकि समय कम है और वीडियोज़ लगातार आ रही हैं। अगर आपको चाहिए पीडीएफ, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे पता चल जाएगा। वीडियो देखना है, प्लेलिस्ट में जाएंगे, यूपीएससी 300 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है जी, अब चलते हैं। देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आपको सबसे ज़्यादा मिलते हैं। एक तो मैंने ऐसे लिख लिया ऊपर कॉम्प्रिहेंशन, इसके लिए कहीं से कोई किताब नहीं आती कि ये आप पढ़ लेंगे और हो जाएगा। कुछ एरियाज़ है जहाँ से कॉम्प्रिहेंशन बनता है। एक क्वेश्चन आपको पता ही है किस तरह के बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पैराग्राफ दे दिया गया और उसके हिसाब से इसी को ध्यान में रख करके दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। कभी निष्कर्ष पूछ लिया जाता है, कभी निहितार्थ पूछ लिया जाता है, कभी पूछ लिया जाता है कि इसके आधार पर बताइए कौन सा कथन गलत है। ठीक, इसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 25 से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं हर साल सिर्फ इसी सेक्शन से। अगर अच्छी रणनीति अपनाएं तो आप इसमें बहुत बड़ी स्कोर कर सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए कोई किताब नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस भी सही डायरेक्शन में, और वो सही डायरेक्शन सही रणनीति से आती है, उस पर बात करेंगे। बात करते हैं सामान्य गणित की, कि अगर जनरल मैथ पढ़ना हो तो हमें किन चैप्टर्स को पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोगों के लिए गणित पढ़ना मुश्किल है, नहीं समझ में आता, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रीजनिंग के भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। रीजनिंग मैथ टाइप का कुछ रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स होते हैं ना, वहाँ कम से कम जोड़ घटाना गुणा भाग इतना तो आना चाहिए। और सही बताऊँ ना, एक बड़ी मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते ना कुछ चीज़ों की, तो एग्ज़ाम के टाइम पे एक सिंपल सा जोड़ या सिंपल सा घटाना जो है ना, या छोटा सा भाग देना हो, ये भी दिमाग नहीं काम करता। इसीलिए थोड़ा सा ही सही आप 10 दिन इस पे लगाइए, आधे आधे घंटे तक लगाइए, बेसिक चीज़ें पढ़ लीजिए। और कुछ चैप्टर्स हैं, इनके तहत अगर आप पढ़ेंगे तो ये चैप्टर्स भी तैयार हो जाएंगे। इनके एक एक दो दो एग्जाम्पल्स लिख लीजिए, और फार्मूले की ज़रूरत है फार्मूला याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। मैथ के बहुत सारे क्वेश्चंस सिंपल आते हैं। अगर आपका मैथ कमज़ोर है ना, तब भी कम से कम 4-5 क्वेश्चंस आप आसानी से सिंपल क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ठीक, तो संख्या पद्धति उसमें से एक है। नंबर सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर सिस्टम इसलिए आपको जानना चाहिए क्योंकि रीजनिंग में भी बहुत सारे सवाल आप इसके आधार पर हल करेंगे। ठीक, इसके अलावा एक चैप्टर है सामान्य गणित में, इसे आप तैयार करें, परसेंटेज। ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जहाँ से हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। ज़रूरी नहीं है कि ट्रेडिशनल जो, जैसे मान लीजिए एसएससी एग्ज़ाम आप देते हैं, कोई और एग्ज़ाम देते हैं बैंकिंग का, उसमें जिस तरह से मैथ के क्वेश्चन आते हैं ना परसेंटेज के, ज़रूरी नहीं है कि उस तरह से आए। सामान्य सा ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ परसेंटेज का ज्ञान ज़रूरी होता है। आप किसी भी अच्छे टीचर से, वैसे यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, एक बार प्रतिशत देख लीजिए। ठीक, सामान्य एक सवाल आएगा जो कि डायरेक्ट जुड़ा नहीं होगा, फिर भी वहाँ हो सकता है परसेंटेज निकालना पड़ जाए। ठीक है, कभी कभी डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उस चीज़ को मैं ध्यान में रख के बोल रहा हूँ, वहाँ प्रतिशत निकालना जरूर पड़ जाता है, भाग गुणा करना पड़ जाता है, इसलिए भी ज़रूरी है। ठीक, तो परसेंटेज एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो गया। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो औसत चैप्टर से, जो औसत है, एवरेज है, एवरेज से भी प्रश्न आते हैं, खूब ठीक ठाक आते हैं। हर साल लगभग क्वेश्चन आते हैं। कई बार इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है यूपीएससी के द्वारा कि देखने में नहीं लगता कि एवरेज का है, लेकिन होता है उसी का। प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, आगे मैं रीजनिंग की बात करूँगा, घबराना नहीं। इसी में देखें तो लाभ हानि,
लाभ हानि से क्वेश्चंस खूब आते हैं। मैथ में इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ से प्रश्न आते हैं। थोड़ा और आगे बढ़िए तो अनुपात और समानुपात, जिसको आप क्या कहते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन कहते हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं। इसे भी आप तैयार करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हाल फिलहाल में इस चैप्टर से यूपीएससी ने खूब प्रश्न पूछे हैं। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रायिकता को भी आप पढ़ें, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी तक की बात जो है थोड़ी सी दिक्कत वाली लग रही होगी, अगर उनका मैथ ठीक नहीं है। फिर भी आप सुन लीजिए, इस पर थोड़ा सा काम कर लीजिएगा। और अगर इस पर नहीं भी काम करना है तो भी आपके लिए मैं उपाय बताता हूँ, ठीक। एलसीएम एचसीएफ आपको पढ़ना है, यहाँ बीच में कमा होना चाहिए था, ठीक है। इसे आप पढ़ लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको मैथ बिल्कुल नहीं आता है ना, फिर भी आप नंबर सिस्टम थोड़ा पढ़ लीजिए, परसेंटेज पढ़ लीजिए, और ऐसे ही गुणा भाग खुद से करते रहिए, छोटे मोटे नंबर जोड़ते रहिए, बहुत ज़रूरी है। इस डायरेक्शन में थोड़े से आंकड़ों को जोड़ना घटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई प्रश्न ऐसे होंगे इतने सिंपल होते हैं, इतने ज़्यादा सिंपल होते हैं कि आप सिर्फ जोड़ घटा के कर सकते हैं। जैसे 2020 में एक क्वेश्चन आया था रीजनिंग का, सिर्फ बताना था कि ये आंकड़ा यहाँ दिया गया है, ये आंकड़ा यहाँ दिया गया है, ऐसे 3-4 आंकड़े दिए गए थे, और घटा के बताना था कि किसका डिफरेंस सबसे कम है या ज़्यादा, इस तरह से था, सिंपल। तो आप जोड़ घटाना इसकी प्रैक्टिस भी कर लें, नंबर सिस्टम पढ़ लें और परसेंटेज पढ़ लें, काम हो जाएगा। क्योंकि लाभ हानि और बाकी जगहों पे परसेंटेज वैसे भी आता है, ठीक है, हेल्प करता है। अब बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में जो औसत दर्जे के स्टूडेंट रहे हैं उनके लिए भी आसान है यहाँ से क्वालिफाई करना। अगर मैथ ठीक नहीं है ना, तो कंप्रीहेंशन और रीजनिंग के बल पे आप बहुत अच्छा रैंक ला सकते हैं, रैंक तो नहीं कहना चाहिए, नंबर ला सकते हैं और बढ़िया से क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन रीजनिंग की किताबें खरीदेंगे तो बहुत सारे चैप्टर्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे 50-60 चैप्टर्स मिल सकते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़े से कुछ टॉपिक्स बताने वाला हूँ, अगर आप इन्हें तैयार करें, यहाँ से क्वेश्चंस लगभग हर साल मिल जाएंगे। इसमें से एक है रक्त संबंध। अब यहाँ से मैं अलग तरीके से बताऊँगा। मैथ को मैं थोड़ा विस्तार से इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। जिनको मैथ आती है वो उतने में समझ जाएंगे कि हाँ ये काम की चीज़ है। रक्त संबंध में थोड़ा सा ये समझिए कि 2 तरह से प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न ये आता है, ध्यान दीजिएगा, कि किसी फोटो को देखकर किसी ने कहा, किसी लड़के की ओर इशारा करते हुए किसी ने कहा, इस टाइप का। अब बताइए कि इनका क्या संबंध है। एक थोड़ा सा इससे अपर लेवल का आता है कि एक फैमिली में इतने लोग हैं, उसमें 3 महिलाएं हैं, इतने पुरुष हैं, और इनका पेशा ये है, ये इस जॉब में है, ऐसे करके बताना होता है। ये पूरा एक डायग्राम बना के, चाहे जैसे भी हो, आप उसे बताते हैं कि इनका इनका क्या संबंध है, ठीक है, या फिर इनका जो है प्रोफेशन क्या है, ये वकील हैं कि डॉक्टर हैं कि क्या है, ये बताना होता है, और इसी चैप्टर के तहत आता है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप। इसके अलावा अगला रीजनिंग का जो चैप्टर है इसको कहते हैं सिलोजिज्म। इसका हिंदी शायद न्याय निगमन इस तरह का कुछ होता है। मैं बता देता हूँ किस तरह के प्रश्न आते हैं। ये फ़िलहाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल यूपीएससी यहाँ से प्रश्न पूछती है। हर साल मतलब हर साल, शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आया हो। क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे मान लीजिए कि सारी बिल्लियाँ बकरी हैं, ठीक है, और कुछ बकरियाँ भेड़ हैं। अब इसके आधार पर पूछा जाएगा कि ये जो नीचे निष्कर्ष दिए गए हैं कौन सही है कौन गलत है, ठीक। लेकिन इसी के साथ मैंने ये भी लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना। ये दोनों, ये जो आप देखेंगे ना, दोनों के प्रश्न लगते एक ही जैसे हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने जानबूझ के लिखा है कथन और निष्कर्ष। कई बार ऐसा होता है कि कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न और सिलोजिज्म वाले प्रश्न एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इनमें कभी कभी अंतर होता है। इनको हल करने का तरीका कभी कभी बदल सकता है। कुछ कथन दिए जाएंगे, उसके आधार पर आपको निष्कर्ष निकालना है। प्रश्न का पैटर्न भी थोड़ा सा बदल सकता है। तो इन दोनों को मिला दें तो ठीक ठाक प्रश्न आ जाते हैं सीसैट में रीजनिंग से। आप इसे भी अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक। इसके अलावा बढ़िए, रीजनिंग का एक और ये टॉपिक है पासा। बहुत इंपॉर्टेंट पास, ये क्या कहते हैं टॉपिक है। स्टैंडर्ड पासे से नहीं आता, ठीक है, लेकिन सामान्य पासा जो है दे दिया जाता है आपको, चित्र ऐसे बना दिया जाएगा, ठीक, पासे का, और बताया जाएगा कि बताइए इसमें आगे कौन सा होगा, इस तरह से, ठीक है, या इसमें बिंदी है, इसमें बिंदी स्टार ऐसे, फिर इसके उल्टा कौन सा होगा। इस तरह से प्रश्न आते हैं। बंद पासा, खुला पासा, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं पीएससी के द्वारा। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, एक 10-15 मिनट का वीडियो देखिए यूट्यूब पर कहीं से भी। इसके कुछ नियम हैं, 3-4 नियम हैं, उनको याद कर लीजिए और एकदम कुछ सेकंड के अंदर आप इसका जवाब दे लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे। रीजनिंग में एक और चैप्टर है
सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बैठक व्यवस्था, दो तरह से बैठक हो सकती है कि सीधी लाइन में बिठा दें किसी को उत्तर की ओर दक्षिण की ओर मुँह करके, या फिर सर्किल में बिठा दें एक दूसरे की ओर मुँह करके, या फिर किसी का मुँह इधर है किसी का मुँह अंदर की तरफ है। इस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस आते हैं, इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। कभी कभी इसमें एक क्वेश्चन होता है और उससे रिलेटेड दो तीन प्रश्न, मतलब एक बात होती है, एक सेगमेंट दिया जाएगा, एक सिस्टम दिया जाएगा और उसको अगर आपने ठीक कर लिया तो उससे रिलेटेड दो तीन प्रश्न होते हैं। सोच लीजिए 2.5 नंबर का एक प्रश्न है, दो प्रश्न अगर हैं तो 5 नंबर मिल जाएंगे एक ही से। इसको अगर आपने समझ लिया तो थोक में नंबर मिलते हैं बहुत अच्छे से। अच्छा, ये देखिए, ये भी थोक वाला है पजल। पहेली वाला जो है ना, इसके कुछ नियम है। मैंने बताया था आपको कि क्या नाम है उनका सर का, मधुकर कोटवे सर। मधुकर कोटवे सर के बारे में मैंने बताया था। इस चैप्टर को उन्होंने अच्छे से पढ़ा है, सिलोजिज्म भी उन्होंने अच्छे से पढ़ाया है, आप जाकर देखिएगा। वहाँ पे बताएंगे वो कुछ नियम कि पज़ल को कैसे हल करता है। बहुत सटीक बताया उन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, अगर किसी कोई कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो उनके बारे में सबको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपना पढ़ा रहे हैं तो अपना ही प्रमोशन करते चले जाएं। वो बढ़िया पढ़ाते हैं। अगर पज़ल आपको किताब से कहीं से नहीं समझ में आता, मधुकर कोटवे सर्च करेंगे, पज़ल सर्च करेंगे, ये वीडियो मिलेगी, अच्छे से देखिए। वो बताएंगे कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना कि 4 5 6 लोग हैं और इनका 6 शहरों में ये रहते हैं, अलग अलग शहरों में रहते हैं, इन्होंने ये नौकरियां कर रखी हैं, अलग अलग नौकरियां हैं, ज़रूरी नहीं है किसी क्रम में हो, और उसको आप कैसे अरेंज करेंगे, उसके आधार पर कैसे फिर जवाब देंगे, ये पज़ल के तहत आता है। इसमें भी आपको एक क्वेश्चन बढ़िया से, कभी कभी जो है 3 3 प्रश्न आए हैं यहाँ से, एक ही पैराग्राफ दे के 3 3 प्रश्न पूछ लेती है यूपीएससी, थोक में नंबर मिलेंगे। एक बार अगर आपने पहेली को हल कर लिया, नीचे तुरंत आप देखेंगे 1 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद रैंकिंग से क्वेश्चंस आते हैं। रैंकिंग भी इम्पॉर्टेंट है। कुछ तो बड़े ही सिंपल आ जाते हैं। एक दो तरह की रैंकिंग के प्रश्न आ सकते हैं। हो सकता है कि आपकी रीजनिंग की किताब में इसको अलग अलग नाम से अलग अलग कर दिया जाए। एक तो होता है कि इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, ये इससे बड़ा है, सबसे छोटा कौन है, ये इससे भारी है, ये इससे कम भारी है, सबसे कम भारी कौन है, इस तरह से। एक वाला एक आता है कि जो है शुरू से जो है दाईं तरफ से 30वें नंबर पे फला है, अंतिम से 32वें नंबर पर ये है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसे भी आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक, ये मैंने बता दिया किस तरह के प्रश्न आते हैं। अगर ये चैप्टर का नाम अंतर कुछ करें तो आप किताब से मैच कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। घड़ी से यूपीएससी कभी कभी नहीं पूछती है, हालांकि अब पूछने लगी है। तो आप घड़ी को देखें, क्लॉक को देखें, समझें इसके कुछ रूल्स हैं। जैसे पिछले साल 2021 में ही इससे क्वेश्चंस आ गए थे। ठीक है, आप देखें कि इसके कोण को लेकर के, समय को लेकर के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, कई टाइप के, 2 3 टाइप के। आप उसे समझ लेंगे, उसे अच्छे से तैयार हो जाएगा। और एक और प्रश्न है, ये टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर से भी क्वेश्चंस आते हैं, पिछले साल भी आए थे कि फला तारीख को कौन सा दिन होगा, इस टाइप से। ठीक है, बस इतना ही है। 1 मिनट मैं चेक कर लूँ। नहीं, अभी है, दो और है। एक ये है, इसे आप देखिए। सीरीज से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो मैथ, आप कह सकते हैं कि जो है मैथ टाइप की रीजनिंग हो जाएगी, और एक सिंपल। जैसे आपने प्रश्न देखे होंगे कि A B' C B' ऐसे करके, ऐसे अब इसमें भरना है। एक इस तरह की सीरीज़ हो सकती है। एक सीरीज होती है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ खाली है, बताइए यहाँ क्या होगा। इस तरह से प्रश्न भी यूपीएससी पूछती है। ये मैंने जानबूझ के दोनों को एक साथ करके ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है। आप देखिए प्रश्न किस टाइप के आते हैं, आपकी किताब में किस नाम से उसे रखा गया है, आप देख लेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सिंपल एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आता है, हर साल आता है। आप इसे देखेंगे, अगर आपको नियम पता है, अगर आप इसमें तो नियम कभी कभी नहीं भी आपको पता रहेंगे, आप खुद दिमाग लगा के कर लेंगे, लेकिन इसके कुछ नियम होते हैं। ये आपने पढ़ लिया, आसानी से आपको ये हल हो जाएगा इसका। ठीक है, एक और है। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी यूपीएससी लगातार पूछने लगती है डायरेक्शन से, कि व्यक्ति यहाँ खड़ा है एक जगह पे, उत्तर की ओर चला, फिर दाएं बाएं कहीं भी मुड़ा, उसके बाद से फिर चला, फिर मुड़ा, ऐसे। तो दो तरह के प्रश्न बनते हैं यहाँ से, ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न ये बनता है कि जो व्यक्ति चल रहा है ना, यहाँ खड़ा था ये, ठीक, यहाँ गया, दाहिने मुड़ा, कोई दिक्कत नहीं थी, फिर कहीं मुड़ा, आगे बढ़ा, फिर कहीं मुड़ा, ऐसे। अब पूछ लिया जाता है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में खड़ा है। ठीक है,
ऐसे दिशा आप निकाल लेंगे, आसान होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि कितनी दूरी पर खड़ा है, तो आप ध्यान रखेंगे यूपीएससी लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन जब दूरी पूछती है ना, तो ऐसा बनता है मामला कि व्यक्ति यहाँ खड़ा था, यहाँ से इधर गया, फिर मुड़ा इधर गया और यहाँ जाकर रुक गया। अब बताना है कितनी दूरी पे। आप देखेंगे त्रिभुज बन गया, ठीक है। इसमें से किसी को लंब या आधार मान लीजिए, ये कर्ण बन गया, सबसे लंबी लाइन। अब यहाँ पे कर्ण का फार्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इसी के तहत आप निकालेंगे इसकी दूरी। प्रारंभिक बिंदु से यहाँ पे कितना, कहाँ पे ये खड़ा है। दिशा से दो तरह के प्रश्न आते हैं, ये दोनों आसान है, इसको एक फार्मूला आता है, आप आसानी से कर लेंगे, ये भी सही हो जाएगा, ठीक। बस सिर्फ इतने टॉपिक्स अगर आपने तैयार कर लिए तो मान के चलिए कि आप आसानी से सिर्फ इनके आधार पे और कॉम्प्रिहेंशन के कुछ क्वेश्चन करके बहुत आसानी से मुस्कुराते हुए प्यार से सी सेट क्वालिफाई कर लेंगे। अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास समय और है और थोड़ा और इन्जॉय करना चाहते हैं सी सेट को, तो मैं आपको बताऊं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जैसे कि चित्र बना दिए जाएंगे, 3-4 चित्र बना दिए जाएंगे और 3 बना दिया, चौथा पूछेगा कि इसी पैटर्न पे अगला चित्र क्या हो सकता है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए गए, अब बताइए इनमें से कौन सा यहाँ पे जाएगा। तो इस तरह के चैप्टर्स आपके रीजनिंग की किताब में होंगे, उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, दिमाग आपका तेज होगा, अच्छा लगेगा। कभी पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हो ना, तो इसको देखना शुरू कर दीजिए, ठीक। टाइम पास भी होगा, कुछ सीख भी जाएंगे। बस इससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आराम से शिक्षक निकल जाएगा, ठीक है जी। तो अपना ख्याल रखिए। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, पीडीएफ चाहिए टॉप 300 की, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा और वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी कि कैसे आपको मिलेगी पीडीएफ, कैसे उसे तैयार करना, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है, प्री और मेंस दोनों का। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे मिलते हैं, नमस्कार।